महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है एल्लोरा केव्स, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ टोटल 34 गुफाएं हैं। आज हम पूरे 34 गुफाएं को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे द सीक्रेट्स ऑफ एल्लोरा केव्स। और जैसी सूरज नीचे नीचे आता है वैसी किरणें ऊपर जाती है और फिर मस्तिष्क पर जाने के बाद में फिर वो प्रिज्म लाइट की तरह स्पार्क और हिप्पो का बॉडी और माउथ लॉयंस का है। अंदर में सबसे पहले दुर्गा दिखेंगे आपको उस पोर्शन में, अपोजिट में जो है तो महिषासुर मर्दिनी दिखेंगी। उसके बाद में शिव और पार्वती कैलाश पर बैठे वो सारी पाठ का खेल खेलते हुए दिखाया। तीसरा स्कल्पचर जो है तो शिव तांडव करते दिखाया, रौद्र तांडव। चौथे स्कल्पचर में शिव और पार्वती बैठे और रावण शक्ति के आकार में उसे हिला रहा है, वो दृश्य दिखाया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। किताबों में हमने बहुत सा पढ़ा है कि अजंता एल्लोरा केव्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने टाइप्स के केव्स है और ईच केव का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने केव्स डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म है, कितने केव्स डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म है, कितने केव्स डेडिकेटेड टू जैनिज्म है, और ईच केव्स का कंप्लीट डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। हम एक गाइड हायर करने वाले हैं, वो गाइड हमको ईच केव्स का पूरा कंप्लीट डिटेल्स हमको आज बताने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो इनटू द वीडियो। ये पूरा अजंता एल्लोरा का केव्स का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं नंबरिंग है जो ब्लैक कलर के 1 से 12 जो है बुद्धिस्ट टेम्पल्स है यहाँ पर, और 13 से लेके 29 हिंदू टेम्पल्स है, और 30 से लेके एंड तक जैन टेम्पल है। सो पूरे 3 धर्मों के यहाँ पर चीज़ें हैं अजंता एल्लोरा केव्स में। ये जो केव्स है मोहम्मद बिन तुगलक और खिलजी के टाइम बहुत ज़्यादा इसको डिमोलिशन हुआ है। उसके बाद निज़ाम जब आए थे इसे एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे बनाते, एवरी फ्राइडे इसे फ्री या फिर एंट्री फीस, तब उस ज़माने में जो भी एंट्री फीस छोटा मोटा था वो देकर इसे एज ए टूरिस्ट स्पॉट बनाया था निज़ामों के ज़माने में। 1 से 15 केव्स अगर आपको देखना है तो इस साइड आपको जाना पड़ेगा। लाइन से पूरा ये सब नंबर के हिसाब से पूरे केव्स है। बसत पत्थरों से ये बना हुआ ये सब केव्स है, और ये जो कला के लिए वो बहुत अच्छा पत्थर माना जाता है इसलिए। और ये जब इसका कार्विंग जब किया गया था, टॉप से लेके शुरू किया गया इसका काम, और नीचे तक इसे अपने हिसाब से जैसे अपने बनाना चाहते थे वो लोग, उसके हिसाब से अपना आर्ट उन्होंने इन पत्थरों पे दिखाया है। तो एलोरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन कलाकृतियों की निर्मित हुई है। उसका निर्मित होने का वजह ये कि ये माउंटेन सह्याद्री से रिलेटेड है और इसमें स्पेशली इग्निशन रॉक है, बसाल्ट कहते हैं। बसाल्ट फॉर द वेरी हेल्पफुल फॉर द कार्विंग एंड द पीपल चॉइस टू हियर एंड दे कार टू हियर 34 केव्स। पूरी 34 गुफाएं 5वें से 11वें शतक में बनी हुई और अलग अलग पीरियड में बने हुए गुफा। बुद्धिस्ट पहले बनता है, हिंदू बाद में, उसके बाद में लास्ट में जैनिज्म बनता है। और इन गुफाओं की निर्मित धर्मों को विकसित करने के लिए की गई, धर्मों को रिपब्लिश करने के लिए की गई। इसके अंदर में हर एक स्कल्पचर आपको रिलीजन से रिलेटेड सब्जेक्ट को प्रूव करता है और इससे ये प्रूव होता है कि ये दुनिया की ऐसी इकलौती कलाकृति है। कलाकार इसको जो है तो ऊपर से नीचे बनाते आए हर जगह पर और सामने से पीछे लेके गया। और सबसे यूनिक सब्जेक्ट इससे रिलेटेड है, इसका मटेरियल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता। मटेरियल इसलिए नज़र नहीं आता कि उन्होंने जो तो यूजेबल साइज में कट करके दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल किया है। और ये 42 प्लेसेस इन द महाराष्ट्र में ये बनने का वजह है कि माउंटेन में ये एबिलिटी है। एक माउंटेन में एक और स्पेशलिटी है कि इसके अंदर में आप जो बाहर इफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटिकल, वो आपको अपोजिट फील होता है। इसके अलावा जो है तो माउंटेन के अंदर में आपको स्पेशली एक ऐसा एक और एक दिखता है क्योंकि नेचुरल स्रोत इसके जो है तो भारत के 2 विभिन्न अंगों में लेके जाते हैं। क्योंकि अजंता वाला पोर्शन वाघूर नदी के नाम से निकल के वो तापी के साइड से जाके वो उधर अरब सागर में जाता है। इधर का पोर्शन जो है तो येलगंगा नाम से निकल के वो आगे शिवना को टच होके, शिवना जो है तो गोदावरी को टच होके वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। ये बड़ा स्पेशलिटी इस माउंटेन का। माउंटेन जो है तो छोटा सा दिखता है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक माउंटेन है। और इस माउंटेन का स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर में ये कलाकृति निर्माण हो सकी है। इसको बनाने वाले हाथ भी इसी महाराष्ट्र के अंदर में थे और जो कलाकार यहाँ उनकी तादाद ज़्यादा थी इसलिए ये कलाकृति यहाँ पर बन सकी है। जो 34 गुफाओं में सबसे मेन गुफा है 16 नंबर का, जो सबसे मेन अट्रैक्शन है। ये टॉप टू बॉटम कार्विंग किया गया, दुनिया की सबसे इकलौती कलाकृति है। सिंगल रॉक में कट है इसीलिए इसको लार्जेस्ट मोनोलिथिक इन द वर्ल्ड कहा गया। दुनिया में ऐसा कहीं दूसरी तरफ बड़ा एक ही सिंगल रॉक में बने हुआ नहीं दिखेगा। इससे बड़े बड़े टेम्पल दिखेंगे आपको, बहुत सारे टेम्पल्स है बड़े बड़े दिखेंगे। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है, साउथ इंडिया का फॉलोअर है सब। और इसमें जो है तो पूरा जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, लॉर्ड शिवा, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु इनको डेडिकेटेड, इसलिए इसको जो है तो स्पेशली ये क्या है। 1 से 12 बुद्धिस्ट केव्स है, 13 से 29 हिंदू है, 30 से 34 जैन है। सो 1 से 12 एक गुरुकुल है, गुरुकुल के अंदर में विद्यार्थियों को लाकर सिखा करके धर्म के प्रचार है। 13 से 29 ये टेम्पल्स है, कुछ अरेंजमेंट है फॉर द स्टेइंग, धर्मशाला, लोगों का प्रसाद का व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है यहाँ पर। और 30 से 34 वो सत्संग हॉल है बड़े बड़े,
हॉल के अंदर में लोगों को नॉलेज दिया गया फॉर द रिलीजन, और बहुत बड़ा ब्यूटीफुल रहा है फॉर द रिलीजन डेवलप। कौन सी सेंचुरी के 5 ये to 5 to 7 बुद्धिस्ट, 7 to 9 हिंदू, और लास्ट 9 to 11 जैनिज्म। ये जो नंबरिंग के हिसाब से जो यहाँ पर जो केव्स है, इसमें 1 to 12 जो बुद्धिज्म है वो 5th to 7th सेंचुरी में बना हुआ है, और 13th to 29th जो केव्स है वो 7 to 9th सेंचुरी में बने हुए केव्स है ये सब। आ चुके हैं गुफा नंबर 10 के सामने। गुफा नंबर 10 जो है तो बुद्धिस्ट केव्स के में के एक ऐसा फैबुलस वर्क है, क्योंकि इसके भीतर जाने के बाद में आपको ऐसा प्रूव होता है कि कलाकार बुद्धा का इनलाइटमेंट गेट सीन यहाँ पर डेकोरेट करने की कोशिश करता है। एक्चुअल में बुद्धा यहाँ आए नहीं, बुद्धा का कोई यहाँ आने का संबंध नहीं। बुद्धा के निर्माण के बाद में 1000 साल के बाद में इसकी निर्मित हुई, और ये केव्स की निर्मित जब हुई है तब जो है तो बुद्धा के अनुयायियों ने इस जगह पर इसका निर्माण किया है, और बुद्धा ने उन अनुयायियों ने जो था और अनुयायी कैसे निर्माण होंगे इसलिए इसकी निर्मित की है। सो यहाँ इस गुरुकुल के अंदर में 1 से लेकर 12 तक जो गुरुकुल है, गुरुकुल के अंदर में 10 नंबर एक फैबुलस वर्क है। इसके अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि एलिफेंट के स्टमक में आप खड़े हो। अंदर का पूरा स्ट्रक्चर एलिफेंट के स्टमक की तरह उसने निर्माण किया, एक स्केलेटन की तरह निर्माण किया है। और हीनयान और महायान बुद्धिस्ट कल्चर के 2 पार्ट्स होते हैं। इस दोनों पार्ट्स के विद्यार्थियों को एक साथ यहाँ पर सिखाने की व्यवस्था दिखाई दी। सो यहाँ ये चैत्य विहार है, प्रार्थना स्थल है, और इस प्रार्थना स्थल के अंदर में हॉली एक्टिविटीज़ होती थी, विद्यार्थियों को सिखाई जाती थी, वो पर्पस है। सो अंदर जाने के बाद में एक स्तूपा का आकार मिलेगा आपको, एक बॉटल की तरह दिखेगा पीछे, और एक पीपल के पत्ते का लुक दिखेगा, और उसके सामने बुद्धा बैठे दिखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा ने जो तपस्या की, उस तपस्या के दरमियान हर दिन उनको जो एनर्जेटिक कोई चीज़ अगर मिलती थी, तो सूरज जब पूरब से निकलता था तो वो सूरज का रोशनी बोधि वृक्ष के उस पत्तों को टच होकर उनके बदन पे आता था बुद्धा के, और बड़ा एनर्जेटिक होता था। इसीलिए कलाकार वहाँ पर एक पीपल के पत्ते का लुक निर्माण करता है, ऐसी कल्पना मानी जाती है। सो उस कल्पना को डेकोरेट करते समय उसने पीपल के पत्ते के सेंटर में एक ऐसा एक होल दिया है जो पर्टिकुलरली 2 times इन द ईयर सूरज का रोशनी बुद्धा के चरणों पर जाकर पहले गिरता है, और जैसी सूरज नीचे नीचे आता है वैसी किरणें ऊपर जाती है, और फिर मस्तिष्क पर जाने के बाद में फिर वो प्रिज्म लाइट की तरह स्पार्क हुआ और बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति उस प्रसंग की अनुभूति दिलाता है। और यहाँ स्वर्गीय अप्सरा और गंधर्व इसलिए दिखाया कि वेलकम लिखने की प्रथा उस जमाने में नहीं थी। सो वो वेलकम कर रहे हैं, और वो उसके पीछे बहुत सारी कल्पना है, लेकिन 3 कल्पना जो मेन जो रिलेटेड है उससे सबसे पहले ये कल्पना है कि वेलकम लिखा ऐसा माना जाता है उसके, मतलब राइटिंग में नहीं लेकिन वो इमेजिन है। और वो 3 अप्सरा जो है तो स्वर्ग से नीचे उतर कर जो है तो उसका उस किरणोत्सव का वेलकम कर रहे हैं, ऐसी भी सोच है उसके पीछे। और वहाँ अंदर में जाने के बाद में पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कार्विंग किया गया स्टोन में, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि ये लकड़ी में है, इसीलिए इसको कारपेंटर हट कहते हैं, निकनेम है इसका। और अंदर में बुद्धा की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा को दिखाता है कलाकार धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। और बुद्धा ने सबसे पहला जो प्रवचन दिया सारनाथ में उसी पोजीशन में दिखाता है, क्योंकि बुद्धा प्रेरक है यहाँ पर, इसलिए दिखाता है। अंदर का जो पूरा लुक है उसका जो पूरा डिज़ाइन है ये हारमोनियम की भाते की तरह दिखता है, और आखिरी के विद्यार्थी तक अपनी आवाज़ पहुँचना चाहिए, इसलिए उसको इको अंदर में फील होता है। और वो बुद्धम शरणम गच्छामि का जब घोष करते तो पवित्र मंत्रोच्चार इस जगह पर होता था, और वो पवित्रमय वातावरण की निर्मित इस जगह पर होती थी। आप इमेजिन कीजिए कि पूरा शांत वातावरण है, और इस शांत वातावरण में सवेरे सवेरे वो मंत्रोच्चार होता है, सो कैसा फील होता होगा करके। और उसके अलावा जो सामने आपको दिख रहे हैं 2 डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर है, हिस्टोरिकल ये आर्किटेक्चर स्टाइल है। इन द साउथ पोर्शन दे कार्व टू द द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, और नॉर्थ में नागर रचना शैली में, और वज्रपानी और पद्मपानी बुद्धा के 2 सेवक है इसके अंदर में। और ऊपर का जो पोर्शन है ऊपर में एक स्पेशल थॉट है, जो स्पेशल थॉट है वो वी टू अवर टू का थॉट है। वी टू अवर टू थॉट मतलब हम 2 हमारे 2 की कल्पना है। 1500 साल पहले उन्होंने इंसानी ज़िंदगी के लिए ये विचारों को फार महत्व ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, उसे मिथुन कपस भी कहते हैं। और स्पेशली आप जब अंदर जाते हैं तो अंदर का पूरा पोर्शन देखने के बाद में लेफ्ट से ऊपर चढ़ के ऊपर का पोर्शन देखेंगे आप, और उसी पोर्शन को देखकर वापस आएंगे। सो इधर लेफ्ट से जाके सो ये हाँ सभी केव्स की निर्मित करते समय मैंने बताया आपको ऊपर से नीचे आया कलाकार और सामने से पीछे गया। इस केव्स की भी निर्मित करते समय ऊपर से नीचे आया और फिर सामने से पीछे गया, ये बड़ा स्पेशल है। ये केव नंबर 10 है, इसे देखने के बाद में अपन 8 और 5 के बारे में इसी तरीके से जानेंगे। चलते आगे। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं साल में 2 बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट रोशनी यहाँ पर इनके पैरों में गिरेगी और धीरे धीरे होते हुए चेहरों पे पास आ जाएगा, उसके बाद प्रिज्म का आकार लेगा। तो कुछ इस तरह अंदर में हम देख सकते हैं बुद्ध स्टैचू का, और यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं कि बौद्ध
ट्री है और उसके नीचे बुद्धा जी विराजित है। और ये जो पूरी कार्विंग है ये पूरे ऑडियंस है और ऑडियंस के रूप में इसे चित्र किया गया है। और ये हिमालय की तरह बहुत ऊंचा माउंटेन नहीं है, ज़्यादा प्रतिभावान ऐसा दिखता नहीं है उसका, मतलब ये ऐसा बहुत इबरतबाज नहीं दिखता कुछ जाए। लेकिन इसका स्पेशलिटी एक ऐसा है कि ये इस कलाकृति की निर्मित के लिए एक एबिलिटी रखता है। एक दूसरी बात है, इसके जो नेचुरल स्रोत हैं ये देश के दो विभिन्न अंगों में जाते हैं, क्योंकि इसका जो ईस्ट का पोर्शन है, ये इधर का जो पोर्शन है, सॉरी वेस्ट का जो पोर्शन है, ये आपको गोदावरी की तरफ ले जाते हुए दिखेगा। ये पूरा पोर्शन, पूरा स्रोत, इसका नेचुरल स्रोत गोदावरी तक जा रहे हैं और गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जाता है। और इसका जो ईस्ट का पोर्शन है वो वागुर नदी के नाम से निकलता है अजंता में, और अजंता तापी को मिलता है उधर, और तापी उधर अरबियन सी में जाता है। सो देश के दो विभिन्न अंगों में जाने की व्यवस्था है इसकी, ये स्पेशलिटी है। और इसके अलावा ये माउंटेन जो है तो एक उस समय का एक ऐसा कॉरिडोर है कि मॉन्क्स इसके अंदर में वैल्यूबल मटेरियल लाकर रखते थे और वो जो है तो फिर धर्म प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल भी करते थे। सो ये पूरी पर्पज एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन लेवल का लाइब्रेरी काइंड ऑफ, ये अभी एक हॉस्टल गुरुकुल के कोई सा। सो यहाँ एक हरिति और पंची का राजा रानी का स्कल्पचर है, और ये बुद्धिस्ट कल्चर के राजा रानी है, और विद्यार्थियों के साथ में उनको दिखाया गया है। विद्यार्थी छोटा इसलिए दिखाया गया क्योंकि मातृत्व की भावना उसमें से दिखाना चाहते हैं, इसलिए एंजल ब्लेसिंग कर रहा है, दासी हवा लगा रही है। इस दृश्य से विद्यार्थी जब देखता है तो अपने आप को ऐसा इतना सुरक्षित समझता है कि मैं ऐसे ही लोगों के बहुत सेफ्टी प्लेस पे। ये इंजीनियरिंग थॉट है, क्योंकि बारिश का आने वाला पानी यहाँ तक आएगा ड्रॉप में, तब भी लोकल स्टेट नीचे आएगा, और इस पूरे पोर्शन को ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए किया हुआ एक प्रयास है उस समय का। और अंदर में जब आएंगे इस केव नंबर 8 के अंदर, सो आपको ये अरेंजमेंट 8 नंबर, सो ये अरेंजमेंट है सीनियर मॉन्क्स का बैठने का। वो जो क्लिप्स है उनके बस्ते वगैरह टाई करने की व्यवस्था है। वो सब जगह पे वो क्लिप्स, वो कुछ ग्रिपर है, कुछ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को बांधने की व्यवस्था है। और ये नेचुरल स्रोत ऊपर में जो दिख रहा है आपको, इसमें ग्रेनाइट निर्माण हुआ दिखेगा आपको, व्हाइट कोरल, वो ग्रेनाइट है, और ये व्हाइट कलर में दिखेगा, गारवोटरी बोलते हैं इसको मराठी में, वो प्रकार है इसमें। और ये जो छेद है ना बड़े, इसके बारे में कुछ अलग अलग सोच है। ये छेद जो है तो कुछ जगहों पर कलर मिक्सिंग के लिए यूज़ किए गए, कुछ जगहों पर जो है तो उनका मेडिसिन वगैरह निर्माण करने की व्यवस्था है। और लेकिन पर्टिकुलरली इसमें जो है ना खास तौर से ऐसा कहते हैं कि एक धम्म चक्र चलाया जाता था इसके ऊपर होल्ड करके, ऐसा कंटिन्यू, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम। इसी लेह लद्दाख में देखते हैं आप, उनके पास में हैंड में होता है वैसा, वो चलाया जाता था। और ये मशाले बांधने की व्यवस्था है, ये जो दिख रहा है आपको मशाल। और सो हर एक जगह पर बुद्धा ऐसे इंस्पायर स्टैचू में दिखेंगे। ये वज्रपाणी, धम्मपाणी और पद्मपाणी उनके डिसाइपल उनके साथ में दिखेंगे। कलाकार की सोच है कि वज्रपाणी उनके सोच में जो है तो डिफेंस ऑफ गॉड है, प्रोटेक्टेड गॉड है। इसके बाद में धम्मपाणी मैसेंजर है, सामान्यों को अनुवाद करने के लिए भाषा का, वो दिखाएंगे। और ये पद्मपाणी लोटस फ्लावर है उनके पास में, ये कमल का प्रतीक, कमल जो है तो एक संपन्नता का प्रतीक है, इसीलिए दिखाया। और इधर में एक ये परिचारिका है उनकी, लेडी अटेंडेंस है, उनका नाम है तारा। और तारा बड़ा स्पेशल विषय है, क्योंकि यहाँ पर कलाकार उससे जब डेकोरेट करता है तो अलग से उससे डेकोरेट करता है। इसमें कमंडल डेकोरेट है, वो लोटस फ्लावर को डेकोरेट किया गया है दोनों तरफ से। ये जो है तो कलश, पूजा का जो कलश अपन यूज़ करते हैं, मिडल में पॉट है, चारों तरफ से लीव्स है, ऊपर से नारियल रखने की व्यवस्था है। ये मेडिटेशन की व्यवस्था है, इन द नाइट दे यूजिंग फॉर द मेडिटेशन। और ये लकड़ी का शीट्स कवर करके इसके ऊपर ये लॉकिंग का सिस्टम है इसके ऊपर। और ये जो दिख रहा है आपको कलर के कुछ पोर्शन बचे हैं, मौल्यवान चीज़ है ऐसा समझ के लोग उसको निकाल कर लेंगे, बाकी कुछ बचा है तो ये लाइम पेस्ट और जौहरी का मिक्सिंग है। और इसमें जो बेल अपन भगवान भोलेनाथ को जो समर्पित करते हैं उसका कुछ स्टिकी मगज इसके अंदर स्मैश करके उसको लेपिंग किया गया। वेजिटेबल कलर से इसके ऊपर कलरिंग करते थे, पेंटिंग्स करते थे। ये जो पिलर्स के अंदर में डेकोरेशन है, लोटस फ्लावर डेकोरेट किए गए इसमें। और हर एक जगह पर बुद्धा ऐसे इंस्पायर स्टैचू में दिखेंगे। ये पद्मपाणी और ये वज्रपाणी उनके साथ दिखेंगे। और ये है ज्ञान की देवता,
जैसी शारदा और सरस्वती के बारे में कल्पना की जाती है वैसी ये शारदा और सरस्वती है उनके कल्चर की, बुद्धिस्ट कल्चर की, लेकिन उसका नाम है महामयूरी। और ये पीकॉक के साथ में उसका वाहन है और विद्यार्थी पठन करते दिखा। हिस्टोरिकल पेन है उनके हाथ में और एक इंक पॉट है। ये सोच आपको उस तरफ लेके जाती है, उस सोच की तरफ लेके जाती है, क्योंकि ये रिलेटेड है फॉर द एजुकेशन, इस टूल्स को दिखाता है। और एंजल ऊपर से बादलों से गुजरते हुए देवदूत दिखाता है कलाकार। और ये स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर एक डिस्कशन वाली जगह है, एक कॉन्फ्रेंस वाली जगह है सीनियर मॉन्क्स की। ये स्पेशल उस समय का अरेंजमेंट है और यहीं से फिर विद्यार्थियों को सिखाने का जो अरेंजमेंट होता था वो। और क्रैक ऑब्जर्वेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। ये कांच की जो पट्टियाँ दिख रही है आपको, ये क्रैक ऑब्जर्वेशन है। ये क्रैक में अगर दरार बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वो कांच टूट जाएगी। सो नीचे से पिलर स्टैब्लिश करने के लिए वक्त मिलेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सारा काम करता है इसके ऊपर, बहुत सारा उन्होंने रिकंजर्वेशन किया है। या यूनेस्को तो अभी लिया है लेकिन आर्कियोलॉजी के अंडर में इन द इंडिया। सो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्पेशल एक प्लास्टरिंग का पोर्शन है क्योंकि डैमेज हो चुका था, बाद में इसको प्लास्टरिंग करें गवर्नमेंट किया। सो 9 नंबर का ऊपर का पोर्शन है। ऊपर में 3 पीपल के पत्ते में बुद्धा के स्कल्पचर डेकोरेट है। तीनों भी दिखाता है कलाकार पीपल के पत्ते में। पीपल के झाड़ को बुद्धा इसलिए लाइक करते हैं कि बुद्धा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पीपल का झाड़ इसलिए लाइक करते हैं कि 98% ऑक्सीजन देने की क्षमता उसमें है, इसीलिए। और इसलिए उन्होंने उसको उस पीपल के पत्ते में बुद्धा की प्रतिमा को डेकोरेट किया है। और नीचे का जो पैनल है, नीचे के पैनल में बुद्धा स्टैंडिंग पोजीशन में, वहाँ उनके साथ लेडी अटेंडेंस है, और जहाँ सिटिंग पोजीशन में वहाँ जेंट्स है, क्योंकि बुद्धा के सोच में मेन वुमेन्स का सिमिलरिटी है और ये जानबूझकर यहाँ पर डेकोरेट है। सो क्यों नंबर 5 का ऊपर का पोर्शन है। अभी जो ड्राई सीजन चल रहा है इसलिए आपको पानी नहीं दिख रहा है, अदरवाइज अगर आप सितंबर अक्टूबर में आते तो फुल्ली ये जो है तो फ्लो होता है। सो वाटर फ्लो होता है यहाँ पर। सो ये बुद्धा का जो एल्बो डैमेज हुआ दिख रहा है ना आपको, वहाँ से तो यहाँ तक कंटिन्यू पूरा माउंटेन का ही पोर्शन था, लेकिन नेचुरल इफेक्ट उस पानी का वहाँ पर गिरना और उसका जो खत्म होना, ये बात हो रही थी, इसलिए जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कैनेपी का निर्माण किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस कैनेपी का निर्माण किया क्योंकि पानी का शोर डायरेक्टली नीचे आ जाए और उस गुफा को डैमेज होने से बचे। ये गुफा नंबर 5 है। ये एक ऐसी अरेंजमेंट है, 53 मीटर्स लॉन्ग केव्स है, जिसके मिडल में 2 डाइनिंग टेबल है और वो डाइनिंग टेबल आपको प्रूव करते हैं कि वहाँ पर वो खाना खाने की व्यवस्था है। फिलोसॉफिकल थॉट है क्योंकि अपने कल्चर में नदी का प्रवाह एक पॉजिटिव वे उसकी नज़र से देखा जाता है और उसके नीचे अगर एनर्जी लेगा विद्यार्थी तो वो पॉजिटिवली खर्चा करेगा, इसलिए उन्होंने वो जानबूझकर एक नदी के प्रवाह के नीचे उसकी निर्मित की है। सो यहाँ से इंटर होंगे आप, 5 नंबर देखकर वापस आएंगे क्योंकि अपने पास समय का बहुत कमी है, क्योंकि अपने को 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर ये 3 केव्स देखना है और आगे। सो प्लीज नाउ यू कैन इंटर टू देयर एंड लुक टू दैट विद इन 5 मिनट्स एंड कम बैक हियर प्लीज। ये है केव नंबर 2, आप देख सकते हैं बुद्धा स्टैचू। यहाँ पर डिटेल्स आप पूरा पढ़ सकते हैं। क्या ये पद्मासनम, राइट। नेक्स्ट ये भी सेम है, दूसरा आसन। हाँ ओके, दूसरा है। अलग अलग टाइप की पोस्चर्स है। स्मॉल केव, हाँ मेरे पीछे में आप देख सकते हैं पूरे सह्याद्री माउंटेन से घिरा हुआ है ये पूरा। और क्लाइमेट देखिए कितना अच्छा, अभी इस समय क्लाइमेट करीबन टाइम हो रहा है अभी 3:30। क्लाइमेट इज लुकिंग वेरी ऑसम। तो ऊपर वाले पोर्शन में आपको जो दिख रहा है ना फर्स्ट वाला पोर्शन, सो वहाँ पर जो है तो उन्होंने एक मतलब डॉर्मेटरी टाइप हॉल बनाए हो 3, और मिडल में 5 रूम है, ग्राउंड लेवल पर 2 रूम है। और स्पेशली ये उस समय का ऐसा अरेंजमेंट है कि विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था है। इसके लेफ्ट एंड राइट में 2 साइड में जो है
तो और भी इंटरनल पोर्शन निर्माण किए गए। सो ऐसा प्रूव होता है कि अंदर में इधर राइट पोर्शन में जो है तो उनका स्नान गृह की व्यवस्था है और लेफ्ट साइड में जो है तो किचन की व्यवस्था है करके। सो ऐसा प्रूव होता है उस जगह पर क्योंकि उसका वेंटिलेशन वगैरह निकाला है उन्होंने इसीलिए। सो ये 11 नंबर हॉस्टल है उस समय का और यहाँ विद्यार्थी रहते थे उसमें। ऊपर से नीचे बनाते आया कलाकार इसको, ऊपर से कट करते आए और जानबूझकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है तो ये ऐसे पत्थर के पोर्शन यहाँ रखे हैं। ये ना हाँ, ये जो दिख रहे हैं ना आपको ये सामने, क्योंकि कट करके उन्होंने जानबूझकर इस जगह पर ऐसा रखा कि यहाँ से ऐसा मटेरियल कट करके रखा था, लोगों ने उठाकर ले गए, उसका इस्तेमाल हुआ करके। चलते आगे 12 नंबर। ये 12 नंबर की केव्स है। 12 नंबर की केव्स भी मल्टी स्टोरेज है। ऑन द टॉप जो है तो बुद्धा के कुछ स्कल्पचर है ऊपर में साथ साथ, मिडल में जो है तो एक रेसिडेंशियल अरेंजमेंट है और ग्राउंड लेवल पर भी जो है तो एक सांस्कृतिक सभागृह की तरह रचना है उसका। प्लेन रूम्स ओनली प्लेन हॉल है। हाँ, ये 12 नंबर का केव्स है। इसको भी ऊपर से नीचे कट करके लाया। सभी गुफाओं की निर्मित ऊपर से नीचे हुई है लेकिन सामने से पीछे हुई है। लेकिन 16 नंबर का जो केव्स है ये दुनिया का सबसे फैबुलस वर्क है। इसमें ऊपर से नीचे तो कट करता है लेकिन पीछे से आगे लेके आता है उसको कलाकार। वो 16 नंबर उसमें क्या है? वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर है सर इसका, इस लेवल का। और उसमें भगवान शिव को डेलिकेट है, वो कैलाश कहते हैं। हाँ मैं देखा इससे पहले आया। अभी जो ये हुआ है ना सर 8 नवंबर 2016 को जो चलन आया ना नया, उसके बाद में जो मतलब ये जो करेंसी आई है नई, हाँ 10 रुपया 20 उसके ऊपर ये वाला फोटो है ना हाँ इसका? 20 रुपए के ऊपर हाँ, में इसका राइट। फोटो है 20 रुपीज के 20 रुपीज। 20 रुपीज के तो ये एक ट्रायल है बुद्धि हिंदू पोर्शन को निर्मित करते समय। सबसे पहले ट्रायल 48/28 का इंटरनल पोर्शन उन्होंने कट किया है और इस इंटरनल पोर्शन को कट करते समय उनको पिलर का जब जरूरत नहीं पड़ा तब उनके समझ में आया कि हमारी कलाकृति इस जगह पर अच्छी बन सकती है। एक ट्रायल बेस पे उन्होंने इसको लिया था। इसके बाद में 14 नंबर की केव जैसे रावण की खाई कहते हैं। रावण की खाई रावण तो शिव का एक ऐसा परम भक्त है क्योंकि वो अघोरी भक्तों में से एक ऐसा माना जाता है कि वो 8 सर्कल करके शिवलिंग के ऊपर उन्होंने समर्पित किया था और वो आत्मलिंग प्राप्त किया था। इसीलिए इसको रावण की खाई इसलिए कहते हैं कि अघोरी विचार। हाँ बिल्कुल, अंदर जाने के बाद में ये पूरे आक्रामक भगवंतों के आपके रूप दिखेंगे इसमें, इसलिए इसको रावण की खाई कहा गया। अंदर में सबसे पहले दुर्गा दिखेंगे आपको उस पोर्शन में, अपोजिट में जो है तो महिषासुर मर्दिनी दिखेंगी। उसके बाद में शिव और पार्वती कैलाश पर बैठे वो सारी पाठ का खेल खेलते हुए दिखाया। तीसरा स्कल्पचर जो है तो शिव तांडव करते दिखाया, रौद्र तांडव। चौथे स्कल्पचर में शिव और पार्वती बैठे और रावण शक्ति के अहंकार में उसे हिला रहा है, वो दृश्य दिखाया। 5वें स्कल्पचर में अंधकासुर का वध करने के लिए शिव ने रौद्र रूप धारण किया, वो दिखाया। उसके अपोजिट में देखेंगे गजलक्ष्मी दिखेंगी आपको, शिव और पार्वती बैठे दिखेंगे। वराह इंकारनेशन में विष्णु दिखेंगे जो वसुंधरा को पानी से निकाल कर लेके आए। और वहाँ पर जो है आपको चंडी दिखेंगे, सॉरी दुर्गा दिखेंगे। सो अंदर में 2 ऐसे हवन की तरह शेप आपको 2 खड्डे दिखेंगे बड़े बड़े। ऐसे कहते कि अघोरी साधु इस जगह पर नृत्य वगैरह करते थे उस समय में, इसलिए इसको रावण की खाई ऐसा नाम दिया। ये मतलब लोगों ने लगाए हुए लॉजिक है क्योंकि वो रचनाओं के ऊपर से समझ में आता है लोगों के कयास है। तो इसे देखेंगे तीनों पिलर रिकंजर्वेट किए गए। वो जो मैडम बैठी है उधर में पानी का स्टोरेज का सिस्टम था उस समय में। ये हर जगह पे पानी का स्टोरेज। हाँ, पानी का व्यवस्था जरूरी थी। कहाँ से आ रहा है पानी? इंटरनल सोर्सेज से आता था। इंटरनल सोर्सेज से। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया उसको सर, इसलिए क्योंकि उसमें पानी में जो है नहीं, ये लोग जो क्या करते हैं कि उसमें प्लास्टिक वगैरह डाल रहे हैं आजकल, कुछ भी डाल रहे हैं उसमें, उससे पोल्यूशन हो रहा है। इसलिए जो है तो थोड़ा खबरदारी बोल के उन्होंने ऊंचा, और भी जीवाणु वगैरह निर्माण नहीं होना चाहिए इसलिए, क्योंकि बैठ भी जाते हैं उसमें, इसलिए वो एक प्रोटेक्शन बोल के वैसा किया उसने। बाकी अदर कुछ अंदर जाके इसको राउंड लगा के आ जाइए 14 नंबर पे। सो पर्टिकुलरली मैंने ये 2 पत्थर की वैरायटीज यहाँ पर रखा है क्योंकि मैं मेरे जो टूरिस्ट में लेके आता हूँ उनको समझाता हूँ उसके बारे में। ये जो पत्थर है ये आत्मसमर्पण करने वाला पत्थर है। अच्छा। और ये जो दूसरा है ये अनकंट्रोल ब्रेकेबल है। ये कलाकार की इच्छा से नहीं टूटेगा क्योंकि आयरनिक स्टोन है, ब्रिटल का स्ट्रॉन्ग है। ये सॉफ्ट है और ये बसाडी इसी जगह पर पाया जाता है, इसीलिए ये बाहर से लाया हुआ है इधर। ये इसका काम जो उसमें हो सकता है, इसमें कार्विंग हो सकता है। चलते आगे। तो उस समय में निज़ाम का एक ऐसा जगह था क्योंकि निज़ाम का ये उस समय में जो है तो क्या कहते हैं अपन, आज आर्थिक राजधानी था उसका उस समय में। सो बहुत सारा जालना और औरंगाबाद में बहुत सारा क्षेत्र सारा फार्मिंग का टैक्सेशन जमा होता था उस समय। लेकिन वो जो बना है ना, हाँ, वो वाज फंडिंग एक्चुअली कहाँ ये जो हो रहा था एलोरा केव्स। हाँ। सो 5वें से 7वें शतक में बुद्धिस्ट का जो पोर्शन बनता है तो उस समय में जो है तो चंद्रचूड़ गुप्त और मौर्य और ये राष्ट्रकूटा यादव वाकाटका, ये यादव भी है।
ये फंडिंग कर रहे हैं। Pallava, you know about the Pallava? प्लस Pallava is also giving to the financial help here. And उधर में लास्ट में जो है तो अमुक वर्ष नाम का राजा उसको हाँ वो फाइनेंशियली हेल्प। लेकिन इससे क्या बोलती है? हाँ ये पहले बना, हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ये बात ऐसा है ना? हाँ ये आर्कोलॉजिकल कितना है। क्या, हाँ कितना गैप है? ये 200 years पहले 5वें से 7वें शतक में वो, 7वें से 9वें शतक में ये, और 9वें से 11वें शतक में वो। अच्छा इसका ये एज कर रहे हैं 100 years। तो एक डिफरेंट थियरी मैंने सुना, आई डोंट नो हाँ करेक्ट है क्या रंग है। तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे सनातन पहले से आया, हाँ बिल्कुल। हाँ? तो एक बंदा बोला था कि आप कौन सा भी स्ट्रक्चर अपन करते हैं, कौन सा घर बनते, मेन स्ट्रक्चर फर्स्ट बना के दूसरा बाद में बनाते, इसलिए ये मिडिल में है। हाँ ऐसा कुछ सुना मैं। नहीं एक्चुअल में कैसा है कि ये आपका बिल्कुल सच है कि मिडल वाला फर्स्ट बनता है, फर्स्ट बनता है। लेकिन इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो आज का छत्रपति संभाजी नगर है उस समय का औरंगाबाद, और जब उस कार्विंग हुआ उस समय में खड़की, उससे भी पहले कुछ अलग नाम होगा जब कार्विंग हुआ होता, लेकिन उससे ये औरंगाबाद का उससे पहले खड़की नाम था उसका। सो वहाँ पर सबसे पहले केव्स बनी, यहाँ से पहले वहाँ एक गुरुकुल वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसके पीछे वाले पोर्शन में, लेकिन वहाँ पत्थर अच्छा नहीं लगा, 9 केव्स बने, फिर बाद में इधर आ गए। अजंता बिफोर क्राइस्ट है, इसके बारे में तो बिफोर क्राइस्ट के बारे में तो है ही नहीं कुछ। सो राइट नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द 16 नंबर। 16 नंबर दुनिया का सबसे फैबुलस वर्क है इस कार्विंग के क्षेत्र में। अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कलाकार कैसी कल्पकता निर्माण करता है। स्पेशली उन्होंने जो है तो ऊपर से नीचे इसे कट करते समय लेके आया कलाकार, ऐसा कहते हैं कि 65 मीटर ऊपर से नीचे लेके आया, 80 मीटर लंबाई में, 40 मीटर चौड़ाई में इसको निर्माण किया गया। और इसे निर्माण करते समय भगवान शिव का जो फेवरेट रेसिडेंशियल प्लेस है जो हिमालय में स्थित है उसका लुक इसमें डिजाइन किया गया, इसलिए इसको कैलाश टेम्पल कहते हैं, क्योंकि वो कैलाश पूरा कैलाश। सो कैलाश इसलिए कह दी कि भगवान शिव का रेसिडेंशियल प्लेस से लोकेट है, इसलिए ये द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है। जैसे कि आप कोणार्क सन टेम्पल देखते हैं, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे टेम्पल देखते हैं कि जो द्रविडियन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ये उसी का एक पोर्शन माना जाता है। सो वहाँ ऊपर में कलश के चारों तरफ से देखेंगे तो नंदी को डेकोरेट किया गया है, और उसके बाद में नसिका का पोर्शन है जो रेलवे इंजन की तरह फेस दिख रहा है आपको, वहाँ भगवान शिव बैठे हुए दिखाया कलाकार ने। कलाकार इमेजिन करता है एक रथ है, रथ को चलाने वाला सारथी होना चाहिए, सो सारथी के रूप में दिखाता है कलाकार। और वो सिर्फ ये शिवजी जो है तो ओनली ये रथ के सारथी नहीं होके दुनिया के वो सारथी है, ऐसी कल्पना इमेजिन करता है। उसके बाद में एक ऊपर में सभा मंडप के ऊपर में एक लोटस फ्लावर है जो कम्प्लीटली ओपन होते हुए दिखाया, उसने चक्र की तरह घूमते हुए दिखाया, ये इमेजिन करता है कलाकार। ये जो दिख रहा है ना आपको लोटस, ये हाँ, क्योंकि वो जो ऊपर के जो लायंस है उनका एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि वो घूम रहा है नीचे का, और वो बैलेंस कर रहे हैं उसको, और वो हर एक 3 पैरों पे दोनों खड़े हैं, ऐसे चारों खड़े ऐसे दिखाया। और इसको जब गौर से देखेंगे तो ये सिर्फ लायंस नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारे प्राणी छुपे हुए, जिसे दक्षिण की कलाकृति में याली कहते हैं। सो याली को दिखाते समय सामने का पैर जो है तो हाथी का दिखाता है, पीछे के ड्रैगन के दिखाता है, उसका जो जानवर दिखा, हाँ गर्दन का जो पोर्शन है वो गरुड़ का डेकोरेट करता है, और हिप्पो का बॉडी और माउथ लायंस का है। लेकिन जब इसको कलाकार इमेजिन करता है इन सभी प्राणियों को, सो उसके पीछे उसकी कल्पना ऐसी कि बहुत पावरफुल पार्ट्स बॉडी का वो इंक्लूडेशन करता है, वो असेंबलिंग करता है। इसीलिए उसने सामने का जो जहाँ पर वो स्पिरल घूम रहा है ना, वो देखो सामने का जो है तो हाथी का पैर है, क्योंकि हाथी सामने के पैर से चलता है, हाँ, और उसके पीछे के ड्रैगन के पैर है, क्योंकि ड्रैगन के नाखून में बहुत शक्ति होती है आगे चलने की, और वो 360 में गर्दन हिला सकता है गरुड़, इसलिए गरुड़ का दिखाया। और माउथ में 4 गुना वजन का प्राणी ऊपर ले जा झाड़ पर ले जाने की कैपेसिटी रखता है लॉयंस, इसलिए उसको लॉयंस के जबड़े को दिखाया उसने। सो ये थॉट है। उसके बाद में ये वेलकम मंडप है। वेलकम मंडप बड़ा जरूरी था उस समय में, क्योंकि गर्भगृह में जो भी यात्री जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर चढ़कर, तो वहाँ जब जाएगा तो वहाँ से वो गर्भगृह में जाने के लिए जाएगा तो उसको वेल्यूटी से डेकोरेट किया उसने। लीव्स एंड फ्लावर दे डेकोरेटेड देयर एंड देयर आर दे शोइंग टू द सम पीपल्स आर सिटिंग टू द मिडल एंड दे सिंगिंग अ सॉन्ग। वो हॉली एटमॉस्फेयर निर्माण कर रहे जगह पर, मतलब पवित्र वातावरण की निर्मित करने के लिए बहुत जरूरत है फॉर द भजन गाना, इसीलिए वो दिखा। और ये 2 लॉयंस सामने सामने से दिखाए, पीछे से आपको ड्रैगन की तरह नजर आ रहे हैं, और ये चाइनीज डेकोरेशन बाहुली दिख रही है आपको, डॉल्स दिख रहे हैं, देखो इसको, वो जो दिख रहे हैं डॉल्स, ये बाहुल्य आकार के जो दिख रहे हैं ना, ये हाँ वो अघोरी विचार से डॉल रिलेटेड है। और उसके बाद में ये जो स्पेशल है पोर्शन, ये मंडप है,
ये नंदी मंडप है, इसके अंदर में नंदी है, जहाँ भगवान शिव और पार्वती विराजमान है, उसके सामने अगर नंदी नहीं है तो विषय अधूरा रहेगा। सो ये नंदी है, वहाँ नंदी माता है बैठे, फ्लेम जला रहे जा रहे, वो एक हवन है, उसका फ्लेम जल रहा है। तो एंट्रेंस गेट है, ऊपर में नगाड़ खाना है, नगाड़े की व्यवस्था है वहाँ पर, आरती के समय में नगाड़े बजाने की व्यवस्था है। ऊपर में ऐसा कहते हैं कि ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का सिंबल है, ब्रह्मा विष्णु है, प्रोटेक्टर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर, ये यहाँ पर उन्होंने डेकोरेट किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके अलावा जो है तो ये गुफा के गर्भगृह में जाने से पहले यहाँ से जब एंट्रेंस करते हैं वहाँ गजलक्ष्मी दिखती है आपको, जो व्हाइट शर्ट वाला बंदा पीठ दिखाकर खड़ा है, वहाँ पर चंडी का ये सब फ्लैट इमेज में मूर्ति है, घर में जैसे तस्वीर लगाते हैं तस्वीर। उसके अपोजिट में गणेश है। गणेश ये जो है तो ज्ञान के देवता माने जाते हैं, थॉट के देवता माने जाते हैं। चंडी जो है तो पावर ऑफ गॉडेस माने जाती है। गजलक्ष्मी करेंसी की देवता। अगर तीनों एकत्रित आते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण सकते हैं, ये पूरा हो सकता है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है फॉर द। और वो जो ट्रायंगुलर है उसके नीचे गंगा यमुना सरस्वती प्रयाग है। कलाकार की सोच में नॉर्थ में है प्रयाग। वो जो ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, आधे में छोड़ दिया है, उसके बिल्कुल नीचे 3 मूर्तियाँ है। पानी नहीं है, मूर्तियाँ है पानी से उठकर खड़ी हुई, महिलाओं को दिखाता है पानी से उठकर जो कपड़े की परिस्थिति, वो परिस्थिति को पत्थर की मूर्ति पे डेकोरेट करता है, वो दिखाता है। उसके बाद में इसको जब पूरा राउंड करते तो चैरेट दिखेगा। चैरेट को गौर से नीचे देखो, एलिफेंट और लॉयन के शोल्डर पे रखे हुआ दिख रहा है चैरेट। और एलिफेंट और लॉयन इसी चॉइस करता है, इसीलिए चॉइस करता है कलाकार, क्योंकि कलाकार की थॉट में एलिफेंट और लॉयन ऐसे जो प्राणी है, जो नॉर्थ ऑफ इंडिया में लॉयंस की पूजा होती है और साउथ ऑफ इंडिया में एलिफेंट की। सो विक्ट्री और वेल्थनेस ये दोनों के प्रतीक है, वो सिंबल है, इसीलिए उनको उनके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है इस चैरिट को लेके चलने की, कल्पना करता है कलाकार। उसके अलावा जो है तो इसको जब देखते तो इस पोर्शन में रामायण के एपिसोड है। कहाँ पे? ये जो दिख रहे हैं ना, ये रामायण के एपिसोड है। भगवान शिव सॉरी भगवान राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से बाहर जाते हुए दिखाया। उसके बाद में बाली सुग्रीव उनका युद्ध दिखाया इसमें। उसके बाद में सुपर्णखा का नाक काटते हुए दृश्य। और भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जो है तो जगह पर है, लेकिन घायल हुए, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, ऐसा दिखाया। इसके बाद में रावण का वध होते हुए लास्ट में दिखाता है कलाकार, कुटिया के अंदर में सीता मैया। सो ये जो विषय दिख रहा है ना, वो जो लिख रहा है, वो जो आ रहा है पैरेट कलर का टी शर्ट पहन के बच्चा, सो वहाँ पर शिव प्रकट हो रहे हैं। अनंतेश्वर का सब्जेक्ट है। अनंतेश्वर इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कंपटीशन हो, इज द ग्रेट का। शिव अनाउंस करते हैं वेयर इज माय स्टार्ट, वेयर इज माय एंड। सो ब्रह्मा चीट करते हैं वहाँ पर, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, वो दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पर दिखाएगा वो ब्रह्मा बैठे हुए, ये ना यहाँ ब्रह्मा, और वो विष्णु है। और लास्ट में कॉर्नर में जो दिख रहा है ना आपको, वो है रावण की प्रतिमा। रावण पुष्पक विमान में सीता मैया का हरण कर रहा है, और वो जटायु पक्षी उसके पैर के पास उसे रोकने की कोशिश करता है। सो ये थॉट है रामायण से रिलेटेड इस पोर्शन में। ये जो ब्लैक पिलर से दोनों जो शिवा को डेलिकेट है, उसके ऊपर 2 पंछी बैठे, देखो उधर साइड में, वो त्रिशूल का निशान है। इसके ऊपर सुदर्शन चक्र था, तोड़ दिया करके, समझ में नहीं आता। सो इसके अंदर में जो बहुत सारी इमेजिन का डेकोरेशन है। जो व्हाइट शर्ट वाले तीनों बंदे खड़े हैं क्या, वहाँ पर देखो ये जो झुम्बर लटक रहा है, इसके अंदर में आपको 2-3 देवताओं की प्रतिमा दिखेंगी। ये झुम्बर में गौर से देखने के बाद दिखेंगी, वैसा नहीं दिखेंगे। गणेश जी दिखेंगे आपको, एक जो ब्रह्मा दिखेंगे आपको, और शिव भी जाए तो वहाँ जटाओं के साथ में दिखेंगे आपको। सो ये इमेजिन करता है कलाकार। उसके बाद में जो है तो 3 समय का पेंटिंग है। गर्भगृह में तो विशाल शिवलिंग है, सभा मंडप में नटराज रूप में शिवा है, जो चारों तरफ से घूमकर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि शिवा गर्दन हिला के आपके तरफ देख रहे हैं। कलाकार ये कल्पना निर्माण करता है कि दुनिया के किसी कोने में आप खड़े रहो, भगवान आपको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद में 14 पिलर है अंदर में। 14 पिलर मतलब समुद्र मंथन से निकाले हुए 14 रत्न है वो, और 14 रत्न डेकोरेट किए गए 14 पिलर अंदर में। ये लोग जहाँ घुस रहे ना, इसके गर्भगृह के अंदर में, सभा मंडप के अंदर में 14 पिलर है। गर्भगृह में शिवलिंग है, और पीछे वाले पोर्शन में शिव और पार्वती रति कामना की अलग अलग अवस्था में। इन थॉट को जानबूझकर डेकोरेट किया जाता है कि टेम्पल के बाहर से। यू कैन लुक टू द एवरीवेयर आर देखें, शो टू द पेंटिंग्स आर देयर। उसके अंदर में जो सीलिंग के पोर्शन में पेंटिंग है, 9th सेंचुरी का पहला पेंटिंग है, जो वेजिटेबल कलर से व्हाइट जो कलर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी राजे भोसले इसको कवर करते हैं। समवेयर आर रेडिश कलर डिजाइनिंग, वो अहिल्याबाई होलकर के समय का है। 3 समय का पेंटिंग है इस केव्स को। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाजवाब केव्स है, लार्जेस्ट मोनोलिथिक इसको कहा जाता है। ये देखने के बाद में अगर आपकी इच्छा है उधर जाने की, तो वो बग्गी से जाना पड़ेगा आपको 32 नंबर के लिए। 32 नंबर का केवल जैनों का है। जैनों में जैसे 2 पंथ है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये दिगंबर पार्ट से रिलेटेड उनके जो 24 तीर्थंकर है, उसमें से 4 तीर्थंकर है। भगवान ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, बाहुबली, इनको दिखाता है कलाकार। ये जंगल में तपस्या कर रहे, तपस्या के दरमियान वेलुटी उनकी आंख को लपेट रही है, सांप बिच्छू काटे उनके आंख पर खेल रहे हैं। दृष्टांत ये है कि बहुत डीप गए मेडिटेशन में। भगवान महावीर पद्मासन अवस्था में गर्भगृह में दिखेंगे, 4D स्टैच्यू में दिखेंगे। चारों तरफ उनके विचार फैलना चाहिए, इस विचार से कलाकार उसकी निर्मिति करता है। कीर्ति यहाँ जैसे ये ध्वजास्तंभ है, वैसा वहाँ कीर्ति स्तंभ है गोलाकार में।
इसके ऊपर मातोंगा राजा डेकोरेट किया गया है। बोलो क्या? डिस्ट्रॉय कौन सा पीरियड में हुआ? एक्चुअल में डिस्ट्रॉय करने का पीरियड जो है तो अलग अलग है सर, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इसका परमिशन नहीं है, लेकिन कहीं लिखित भी नहीं है कि हु इज डू दैट। कुछ लोगों का ऐसा कयास है कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट से भी हुआ है, और ये तो जरूर है कि मानव हस्तक्षेप के सिवा हो नहीं सकता है, हाँ। लेकिन इसके लिखित प्रमाण नहीं है कि जगह पर। क्योंकि इन्वायरमेंट में ही नहीं जानता कि देखो मूर्ति सब है, सब कुछ है, नाक नहीं है, नाक नहीं, हाथ नहीं है, जानबूझकर कान नहीं है। प्रकृति हाँ। का तो कंप्लीट प्रकृति तो नाक सिर्फ ऐसा जीजेगा उससे, हाँ। उसका वो मतलब ऐसा तोड़े जैसा तो नहीं खराब होगा ना। सो नेचुरली खराब हुआ हुआ समझ में आता है, इंसान के हाथों से खराब हुआ हुआ समझ में आता है। अगर कोई झाड़ का पत्ता अगर आप तोड़ेंगे तो हवा से टूटे हुआ समझ में आएगा आपको, और या इंसानी नाखून से टूटे हुआ भी समझ में आएगा ना आपको, है कि नहीं? सो इसके पीछे के लॉजिक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट परमिशन अबाउट दैट, बिकॉज अपने इधर का ऐसा माहौल है कि इसके बारे में अगर कह दिया कि आपको उसको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं? अदरवाइज अपने पास प्रूफ नहीं तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन जाहिर सी बात है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कौन तोड़ सकता है करके, है कि नहीं? जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं किसी की। हाँ हाँ। सो यू कैन इंटर, हाँ, दुख भरी बात, की बात, दुख की बात। एक घर बनाने में के लिए अपना जिंदगी जा रहा, एक छोटा सा सब कुछ बेडरूम, सब वो कुछ plain। सब कुछ है। आप अब अगर अपनी थॉट में अगर देखो, कुछ ऐसी विचार रहते हैं कि जो समाज के विरोध में रहते हैं, और उन विचारों को वो उनका प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उनका काम वो करते हैं, लेकिन जब तक वो ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे तो अच्छाई का भी उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा सर, है कि नहीं? जब रावण आता है तभी राम का वैल्यू बढ़ता है कि नहीं? अगर आपको जैन केव्स देखना है जो कि 30 से लेकर 34 है, ऐसे आपको यहाँ बग्गी मिलेंगे। ये बग्गीज आपको वहाँ लेके जाएंगे, ड्रॉप करेंगी। पर हेड 30 रुपीज़ आपको चार्ज किया जाएगा यहाँ पर। अगर आपको 30 to 34 केव्स देखना है तो इस बग्गी में जा सकते हैं आप। ये जो केव्स आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये है 30 से लेकर 34 नंबर केव्स। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैनिज़्म के बारे में यहाँ पर इस केव्स में आप देख सकते हैं। वो मैं आपको अंदर जाके अभी दिखाता हूँ। केव नंबर 32 है ये। महावीर जी, जैन कम्युनिटी के हेड महावीर जी। ओवरऑल 34 केव्स में से बहुत सारे इनएक्टिव है, ओनली आई थिंक फ्यू है जो एक्टिव है। वही चीज़ आप यहाँ पर आके अंदर जाके देख सकते हैं कि ईच केव्स के अंदर जो डिटेल कार्विंग जो हुई है और क्या क्या अंदर है, वो सब चीज़ें आप अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द केव्स आप जाके अंदर देख नहीं सकते। कुछ ही केव्स है जो आप अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और कम्प्लीटली अंदर जाके उसके बारे में जान सकते हैं। सो गाइज, ये था अजंता एल्लोरा केव्स के बारे में। मुझे तो यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई है, और यहाँ पर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि इस केव्स के क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मैं ट्राई किया आपको दिखाने के लिए, बट कितना आपको समझा पता नहीं है। बट यहाँ पर आओगे और गाइड लोगे तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। सो आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखाया यहाँ पर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन मैं मिलता हूँ किसी और ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।